नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी ने बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को एक बड़ा ऑफर दिया है। ये ऑफर ऐसा है कि हरियाणा की सियासत पर लगातार जो लोग निगाह रखे हुए हैं और लगातार विनेश और बजरंग को लेकर अटकलबाजी कर रहे थे, उनकी सीटों को लेकर के अटकलबाजियां कर रहे थे, सबको एक बार झटका सा लगा है। ये ऑफर ऐसा है जिस ऑफर की वजह से मोदी और शाह को फिर इमरजेंसी मीटिंग करनी पड़ सकती है। अब वो रात में इमरजेंसी मीटिंग होगी पिछली बार जैसे, या दिन दहाड़े करेंगे, ये देखना होगा। इस चर्चा में कंट्रोल रूम हेमंत अत्री जी को जोड़िए, ये चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें राहुल गांधी के ऑफर पर भी चर्चा करेंगे। राहुल गांधी किस तरह अमित शाह की बुद्धि को फेल कर दे रहे हैं, जो चाणक्य हैं मोदी जी के, कथित चाणक्य, उनकी बुद्धि को फेल कर दे रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और कांग्रेस के भीतर क्या कुछ ऐसा भी माइंडसेट चल रहा है कि अपना ही खेल थोड़ा सा कमजोर किया जाए, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे कि अपना ही खेल थोड़ा कमजोर करो, खुद को मजबूत करने की लड़ाई में, क्योंकि कांग्रेस की ये आदत रही है और ऐसे ही खेल करते करते पार्टी को ही निपटा देते हैं कांग्रेसी। और उसमें बड़े बड़े निष्ठावान कांग्रेसियों की भी भूमिका होती है, जिनकी निष्ठा असंदिग्ध होती है, उन पर कोई संदेह नहीं होता, फिर भी वो खुराफात से बाज नहीं आते। उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं पार्टी पर, पार्टी के एजेंडे पर, सब पर भारी पड़ जाती हैं, लीडरशिप पर, सब पर भारी पड़ जाती है। लेकिन शुरुआत करेंगे विनेश और बजरंग को जो ऑफर किया है राहुल गांधी ने। सीधा मैं पहले हेमंत जी के ही पास चलूंगा कि ऑफर क्या है वो बताएं, फिर आगे एनालिसिस में हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए आशीष जी, जिस दिन से विनेश आई थी पेरिस से वापस, उस दिन से लगातार ये चर्चाएं थी कि वो कब मिलेंगी, बहुत जल्दी मिलेंगी, आज मिलेंगी, कल मिलेंगी। हुड्डा साहब से और दीपेंद्र से वो पहले मिल चुके थे, आते ही नेक्स्ट डे उन्होंने, आपको ध्यान होगा, फोटोग्राफ भी आए थे, हमने भी चर्चा की थी इस पे। तो लेकिन वो प्रियंका गांधी से नहीं मिले थे या राहुल गांधी से नहीं मिले थे। कारण ये था कि कांग्रेस पार्टी अपने हाउस को इंटैक्ट करके और उनको कोई कंक्रीट ऑफर देने की बात थी, और इन दोनों ने इंक्लिनेशन, चुनाव लड़ने की कहीं ना कहीं उसके तरफ झुकाव के संकेत दे दिए थे अपनी तरफ से भी। तो उसके बाद ये सारा कवायद चली, आपको पता है हरियाणा में एक हल्के से 10-10, 20-20 कैंडिडेट है, सारी बातें। तो उसके बाद आज ये सुबह राहुल गांधी से मिले, क्योंकि राहुल गांधी को आज जम्मू कश्मीर भी जाना है, आपको पता है, सेकंड हाफ में 2 रैलियां हैं उनकी वहां पे। तो जैसे ही मिले तो उन्होंने कहा, जैसे हंसी खुशी की बात होती है, शुभकामनाएं ये वो, क्योंकि राहुल गांधी, आपको ध्यान होगा, बजरंग पुनिया के अखाड़े में झज्जर भी आए थे 8-9 महीने पहले। तो वो सारी यादें भी ताजा की, फिर ये कहा कि भाई अगर आप दोनों को इंटरेस्ट हो तो आप केसी वेणुगोपाल से मिल लीजिए, वो संगठन को लेकर के, जो भी सारा चीज, टिकट विकेट को लेकर के। और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद वो केसी वेणुगोपाल के पास गए, तो वहां पर वो सारी चर्चा हुई। और अभी दोनों ने अपने फोन बंद कर रखे जब हम और आप बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी उसमें गुणा भाग कर रहे हैं जो भी उनको ऑफर मिली है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। चुनाव लड़ने का इंक्लिनेशन नहीं था, इसलिए मीटिंग डिले हो रही थी। जैसे ही इंक्लिनेशन हुआ, और आपको पता है सीईसी बड़ी एडवांस स्टेज में है, कांग्रेस में 66 टिकटें फाइनल हो चुकी है हरियाणा में, तो उसके बाद इनको आज सुबह बुलाया गया। जो मेरी जानकारी है व्यक्तिगत तौर पे, वो ये है कि बजरंग पुनिया का जो खुद का निर्वाचन क्षेत्र पड़ता है वो झज्जर जिले का बादली पड़ता है। ये खुड्डन गांव में पैदा हुए थे, वहीं पे ये अपने प्रैक्टिस करते थे, कुश्ती करते। खुड्डन गांव बादली में पड़ता है, और बादली के अंदर कांग्रेस पार्टी का अभी सिटिंग एमएलए कुलदीप वत्स, और वो हुड्डा फैमिली के काफी नजदीक है। तो वहां पर वो बात बन नहीं सकती, सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला वहां पर लगा हुआ है। उसके बाद जो दूसरी इच्छा थी बजरंग पुनिया की, वो इच्छा थी कि मैं सोनीपत से चुनाव लड़ूंगा। सोनीपत, फिर आपको ध्यान होगा, सोनीपत के अंदर कांग्रेस पार्टी का सीटिंग एमएलए है सुरेंद्र पवार, जिसको थोड़े दिन पहले, 15-20 दिन पहले ही ईडी ने अरेस्ट किया है, आपको ध्यान होगा, और वो फिलहाल के लिए जेल में। ऐसे में कांग्रेस पार्टी हुड्डा के गढ़ में, जो हुड्डा का करीबी एमएलए है, उसको मतधार में नहीं छोड़ सकती। अगर वो बाहर नहीं भी आए तो सुरेंद्र पवार का बेटा लड़ सकता है या बहू लड़ सकती है, परिवार में किसी को टिकट मिल सकती है। तो फिर ये सवाल आया कि बजरंग पुनिया कहां से चुनाव लड़े। तो उनके लिए जो फिलहाल जो सबसे सस्टेनेबल ऑफर लगती है, वो सोनीपत के बिल्कुल साथ सटी हुई सीट है राई,
सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो वो राई से चुनाव लड़ने की सोच सकते हैं, क्योंकि ये सारा हुड्डा के प्रभाव क्षेत्र वाला एरिया है। अब आप बात करेंगे विनेश फोगाट की, तो विनेश फोगाट को 2 ऑफर दिए गए। बहुत सारे लोग दादरी दादरी कर रहे हैं जिनको समझ नहीं है। दादरी उनकी कंस्टिट्यूंसी नहीं है। जो विनेश फोगाट का जो गांव है बलाली पैतृक गांव, वो बाडड़ा कंस्टिट्यूंसी में पड़ता है। अपनी पहले भी चर्चा हुई थी इस पे। और उनकी जो ससुराल है, उनके जो पति है सोमवीर राठी, वो जींद जिले के जुलाना कंस्टिट्यूंसी उनका गांव आता है। तो जो विनेश को जो ऑफर हुई है वो हुई है बाडड़ा और अपने क्या नाम है जुलाना। और जो इंडिकेशन है वो ये है कि मोस्ट लाइकली 99.9% अगर विनेश तैयार होगी तो वो जुलाना सीट से चुनाव लड़ेगी, अपनी ससुराल से चुनाव लड़ेगी। आपको पता है अपनी परंपरागत परिवारों में शादी के बाद लड़की ससुराल की तरफ, मतलब मायके का कोई बहुत लंबा चौड़ा बचता नहीं, तो ससुराल की तरफ। और वैसे उस दिन भी मैंने आपको बताया था चर्चा में कि विनेश के जो फादर इन लॉ साहब हैं, ससुर साहब, और उनके पति जो है सोमवीर राठी, वो दोनों चुनाव की तरफ लगातार उनका झुकाव है। और वो बार बार रह के इशारों में समाज सेवा की बात और समाज से जुड़ने की बात तमाम करते रहे। तो ये सूरत हाल फिलहाल के लिए है कि विनेश अगर चुनाव लड़ेंगी तो 99.9% वो जुलाना कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ सकते। तो हेमंत जी, विनेश के जरिए ये था कि फिर से उस पुराने नैरेटिव को मजबूत करेंगे, जाट बनाम नॉन जाट, और कांग्रेस का जाट के पक्ष में, मतलब जाट राजनीति को उभारेंगे, मजबूती से ऊपर ले जाएंगे। अब देखिए 2 एंगल जो मैं देख रहा, जहां से इस नैरेटिव को राहुल के ऑफर ने गड़बड़ा दिया है। आपने बादली से बताया कुलदीप वत्स, बादली चाहते थे पुनिया, लेकिन कुलदीप वत्स के साथ राहुल खड़े हैं, उन्होंने वहां पर नहीं समझौता किया। कुलदीप वत्स क्या है? ब्राह्मण है। तो ये नैरेटिव बड़े मजबूती से कमजोर किया कि देखिए ब्राह्मण के टिकट पर समझौता नहीं, वो बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट हम चाहते हैं साथ आए, लेकिन ये नहीं है कि हम ब्राह्मण के टिकट से समझौता कर लें। दूसरा, अगर ये सोनीपत में समझौता करते तो होता कि देखो जी अपने मुसीबत में फंसे हुए साथी का साथ छोड़ दिया इन्होंने, सुरेंद्र पवार का। और ईडी, खासकर ईडी के सिकंजे में जो है उसके साथ तो खड़ा होना आज की तारीख में राष्ट्रीय दायित्व है, क्योंकि ईडी की भूमिका सब जान रहे हैं। वहां भी समझौता नहीं किया। 2 सीटें मेरी जानकारी में और हैं कि बहादुरगढ़ और भिवानी, ये भी शायद ऑफर में है कि यहाँ पे भी जा सकते हो आप। तो इससे जो रास्ता बनाने की कोशिश थी, वो भाजपा का रास्ता क्या बंद कर दिया है। इसी रास्ते से सबसे बड़ी, मतलब उम्मीद की किरण जो थी वो इसी झरोखे से आ रही थी, उस विंडो को क्या बंद कर दिया राहुल गांधी ने? नहीं, देखिए आशीष जी, इसमें बेसिकली क्या है कि जिस दिन से विनेश विदेश से आई है, लगातार उनकी मेल मुलाकातें हुड्डा साहब और दीपेंद्र से ही लगातार चल रही थी। और ना तो विनेश ने और बजरंग ने कोई कमिटमेंट किया और ना हुड्डा फैमिली ने कोई कमिटमेंट किया चुनाव लड़ने को लेकर के, और सारी का सारी बात उन्हें ऊपर छोड़ी थी। और इस बात का सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बढ़िया जो पॉपुलर वो करने की प्रयास है हरियाणा के अंदर, वो सदा से ही बनाम का खेल है, जाट बनाम नॉन जाट का। तो वो तो इस पे डेस्परेटली कोशिश करेंगे ही करेंगे। लेकिन हरियाणा की जो परिस्थितियां है आज की तारीख में 10 साल के 22 के खट्टर शासन के बाद, वो इनके इस ट्रैप में फिलहाल के लिए आते दिखाई नहीं दे रहे। पहली बात जिस तरीके का ये है ना कि खट्टर को निकाल दिया यहाँ से 12 मार्च को, उसके बावजूद भी खट्टर आज भी प्रॉक्सी ड्राइविंग कर रहे हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। सारी टिकटें वो डिसाइड कर रहे हैं, सारी रणनीति वो डिसाइड कर रहे हैं, सरकार भी आज वही चला रहे हैं बैक सीट ड्राइविंग से। तो ये सारी की सारी चीजें, तो लोग उस बात को भूले नहीं कि केवल एक मोहरा है, केवल एक चेहरा है अपने नायब सैनी, और वो खड़ा मुराद चला रहे हैं। ये एक मैसेज क्लियर है। रही बात विनेश के और उनकी, देखिए जो खिलाड़ी होता है ना, जैसे सैनिक की कोई जात नहीं होती आशीष जी, वैसे ही हरियाणा में जो खिलाड़ी है, और खिलाड़ी भी ये दोनों वैसे नहीं, आइकन है, यूथ आइकन। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें अगर कुछ भी करेगी, जो उनका बनाम करने की जो बात है, उसमें उनको नुकसान ही होगा। उनका असली खेल क्या होगा, वो अब हरियाणा की बजाय पूरे देश में एक प्रचार करेंगे कि देखिए हम तो पहले दिन से कहते थे कि इनका आंदोलन जो है वो पहलवानों के लिए नहीं, ब्रजभूषण के लिए नहीं, इनका आंदोलन तो भाजपा के लिए। तो सवाल वो है कि अगर वो आंदोलन भाजपा के लिए होता तो वो कोई भी सबूत सरकार नहीं ला पाई। और चुनाव जो कोर्ट के अंदर जो केस गया है बच्चियों के शोषण का, ब्रजभूषण का, उसमें चार्ज फ्रेम होने तक की स्टेज पे जा चुका है मामला।
और दिल्ली पुलिस ने ही वो चार्जशीट सारी, वो फाइल वगैरह जो भी सारी हाँ, थी। तो उस मामले में बीजेपी बैकफुट पे रहेगी। यहाँ पर जो बेसिकली देखिए, जैसा आपने बहुत सही कहा, ये बहुत ही महीन लाइन है जिस पर कांग्रेस पार्टी को चलना पड़ेगा। खिलाड़ी की कोई जात नहीं होती, खिलाड़ी की अपनी अचीवमेंट से, और हर खिलाड़ी को एक स्टेज के बाद रिटायर होना होता है, एक उम्र के बाद रिटायर होना होता है। तो ये दोनों खिलाड़ी अब रिटायरमेंट की दहलीज की तरफ, स्वाभाविक है अगर बीजेपी उसमें चुनाव में आएंगे तो उनको स्वाभाविक है खेल से हट करके राजनीति की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, रिटायरमेंट भी घोषित करनी पड़ेगी। दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। कुश्ती एक ऐसा गेम है जो बहुत डिमांडिंग है, दिन में आपको 5-7 घंटे वर्जिश, विश्राम, ये सब। तो पॉलिटिक्स में तो ऐसी गुंजाइश है नहीं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अगर समझदारी के साथ अपने नैरेटिव को बिल्ड करती है तो भारतीय जनता पार्टी का जाट बनाम नॉन जाट और ब्रिजभूषण बनाम विनेश, इन मामलों का कोई दम नहीं बचेगा। सवाल है कि टेक्टिकल हैंडलिंग करनी पड़ेगी कि देखिए ये यूथ है, महिला है, संघर्षों से आई है, जब 7 साल की, जब पिता की हत्या कर दी गई थी, अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हुए दुनिया की विश्व चैंपियन को, जापान की जो खिलाड़ी थी, उसको पटकनी दी है, और इनकी अचीवमेंट्स इतनी है कि कोई उसको नेगेट नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी का जो नैरेटिव है बनाम करने का, उसमें अगर इस बार कामयाबी मिलनी होती तो बहुत पहले वो बनाम का आंदोलन शुरू हो चुका होता बीजेपी की तरफ से। हेमंत जी, एक बात और, ये अगर ऐसी लाइन पे आते हैं तो कहीं मुझे लगता है, जैसे देखते हैं आप, जब समय अच्छा होता है तो मोदी जी की हर झूठ पर भी तालियां लोग बजाते थे, हर झूठ पर ताली बजाते थे। मोदी जी ने 10-12 साल में एक ही बार शायद सच बोला, जब वो बताए कि ट्रेन में मैं झूठ बोल करके सीट कब्जा कर लेता था, कि हाथ देखता था, हाथ देखने के बहाने जगह कब्जा लेता था। तो ये सच बताया था, ये सच बताया था कि उन्होंने बचपन से ही ट्रेन में भी अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए झूठ बोला। तो उसको खैर लोग, बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसका मतलब वही काम ये बड़े होने तक और बुजुर्गी तक कर रहे हैं कि झूठ बोल करके ही अपनी कुर्सी सुरक्षित हमेशा किए। तो अगर ये जाते हैं, मान लिया ऐसा, अब समय वैसा नहीं है, अब झूठ पकड़े जा रहे हैं, अगर ये जाट बनाम नॉन जाट करते हैं तो क्या ये आत्मघाती नहीं होगा? क्योंकि विनेश का जो आंदोलन था वो जाट आरक्षण के लिए तो था नहीं। जाट आरक्षण का आंदोलन कर रही होती तो ठीक है, उसने तो इस देश की महिला खिलाड़ियों, वो लड़ाई तो आधी आबादी का था। अगर वो भाजपा के भीतर बैठी हुई बबीता फोगाट है, चचेरी बहन विनेश की, मैं और किसी का उदाहरण न दूं, उस बबीता कह दे दूं, तो बबीता को भी वहां पे खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि बबीता तो उसी खेल स्पोर्ट्स फर्टिलिटी से निकल करके आई। बबीता को भी खड़ा होना चाहिए था, गीता को भी खड़ा होना चाहिए था। लेकिन परिवार बांटने की तो एक्सपर्टीज है बीजेपी के पास, परिवार को तोड़ दिया, आपस में ही आमने सामने खड़ा कर दिया। महावीर फोगाट और बोलने लगे पिता और पुत्री कि कांग्रेस की साजिश है, कांग्रेस की चाल है, कांग्रेस गलत कर रही है। आपको हक है राजनीति करने का, विनेश को नहीं है? आपको अधिकार है, आप सर्वाधिकार सुरक्षित है आपके पास कि आप राजनीति करें, विनेश का हक नहीं है। ये फैसला कौन करेगा? तो इसीलिए मैंने कहा कि ये आत्मघाती, जो कुल मिला जुला करके ये देर से ही हो सकता है, लंबे समय से राहुल की प्लानिंग चल रही हो, और राहुल को तो ये बाल बुद्धि जब से कह रहे हैं तब से बार बार मुंह के बल गिर रहे हैं, बाल बुद्धि बोल रहे हैं और मुंह के बल गिर रहे हैं बार बार। तो क्या अब इस पूरे के पूरे विनेश और बजरंग या पूरे इस पहलवानों के प्रकरण में बीजेपी बैकफुट पर आ चुकी है? और दूसरी चीज एक और, क्या इस वजह से भी सूची लटकी हुई थी क्या कि ये विनेश बजरंग ये क्या करते हैं, भैया पहले देख लो, फिर से मीटिंग न करनी? आशीष जी, जो इनकी जो सूची अटकी ना, वो तो तमाम कारणों से अटकी। इस बार जब से मोदी सरकार अल्पमत में आई है, तीसरी बार सरकार बनी है, रह के सब लोग उनको आंख दिखा रहे हैं खुले में। और हालत यह है कि जो देश के लौह पुरुष हैं, सरदार पटेल के बाद स्वघोषित, उनको पार्टी को धमकी देने वालों से मिलना पड़ रहा है, सबको एकोमोडेट करना पड़ रहा है। ऐसा आपने 10 साल में नहीं देखा था। कल आपने देखा हुआ सुबह सुबह नरबीर जो बादशाहपुर से टिकट मांग रहे पूर्व मंत्री, 2019 में बीजेपी ने उनकी टिकट काट दी थी, उस सब के बावजूद कल वो अमित शाह से मिलने में कामयाब रहे। जो पार्टी को सरेआम धमकी दे रहे थे राव नरबीर कि मुझे टिकट नहीं देगी तो मैं कांग्रेस से लड़ लूंगा। भारतीय जनता पार्टी 10 साल में इतनी कमजोर कभी नहीं थी, ऐसे डर के धमकियों से उन्होंने टिकट कभी नहीं दी थी 10 साल में।
चाहे उनके पल्ले हरियाणा में कुछ हो या ना हो, उसके बावजूद भी वो धमकी चली आपके सामने। उसके बाद आप देखिए राव इंद्रजीत की धमकी, पिछली बार उनको केवल 3 सीट मिली थी अहिरवाल में, और बेटी को टिकट 2 बार से नहीं मिल रही थी। इस बार उनको 7 से 8 टिकट मिलने की जानकारी है। ठीक, ऐसे ही किरण चौधरी कल आई, खुद राज्यसभा ले गई और अब बेटी के लिए टिकट लेगी। ऐसे ही कृष्णपाल गुर्जर तो पार्टी काडर से आते हैं, वो अभी अपने बेटे देवेंद्र सिंह के लिए टिकट लगाने के लिए सब तरह की चीजें प्रेशर डाल रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा फर्क इन दोनों के तत्काल आने से नहीं था, उनको तो अपने इंटरनल कंट्राडिक्शंस जो है उसके कारण फंसे हुए हैं। जो आपने परसों एक बहुत बड़ी बात कही थी कि मनोहर लाल खट्टर के जाल में फंस गई है बीजेपी दिल्ली वाली, चाहे उसमें नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो। कहने को तो वो हरियाणा से हट गए, लेकिन वो कोई भी ऐसा चाल छोड़, हरियाणा के अंदर उनकी आत्मा आज भी बसी हुई है मनोहर लाल की। और कल तो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई कि जिस चीज को जो आपने कहा था कि शाह को फंसा दिया, आपको ध्यान होगा पिछली जब बार हमने चर्चा की थी हरियाणा बीजेपी पे, तो उसमें बड़ा स्पष्ट था कि जो खट्टर के जो नवरत्न थे सो कॉल्ड, उन सब की एक स्ट्रोक से कलम से टिकट काट दी थी अमित शाह ने। और कल रात को सूचना आई कि उनके जो परम शिष्य हैं तमाम कारणों से, अजय गौड़, जिनकी टिकट के लिए मना किया था कि ये पीए किसी को कोई टिकट नहीं मिलेगी, तो उसके बावजूद अब कल पता लगा कि उनकी टिकट होने वाली है। तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिसका जहां जो दाव लग रहा है वो कांटा फिट कर करके अपने टाके निकाल रहा है। अब इसमें इस रणनीति में पहली बार ये हुआ है कि दिल्ली वीक दिख रही है। सिचुएशनल जो ग्राउंड पे रियलिटी है वो ये है कि हरियाणा में भाजपा बहुत ही रिसीविंग एंड पे है, कोई उनको घुसने नहीं दे रहा, कोई मुख्यमंत्री की सभाएं खाली जा रही है, रैलियां खाली पड़ी है, तमाम तरह की चीजें हो रही है। और उसके बाद जिसका जहां दाव लग रहा है वो आंखें भी दिखा रहा है। और आपने कभी नहीं सुना होगा कि जो ये व्यक्ति कह रहा हो कि भाजपा टिकट नहीं देगी तो मैं कांग्रेस से लड़ लूंगा और उससे अमित शाह मिल रहे हो, ये आपने कभी नहीं सुना होगा। तो ये भी कल हुआ। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी इस बार कंप्लीटली मनोहर लाल खट्टर के उसमें आ गई है औरे के अंदर। और जो जिस कारण से उनको हटाया था, अगर वो इतने ही पॉपुलर थे, इतने ही बड़े स्ट्रेटेजिस्ट थे, तो क्यों हटाया था? और अगर हटाया था तो बाकी जो भी बीजेपी में है उन सब की बात सुनी जानी चाहिए थी, वो सुनी नहीं जा रही है। अभी भी चंद पावर हाउसेज हैं जो येन केन प्रकरण जहां दांव लग रहा है खुद या अपने चेलों या परिजनों के लिए टिकटें जुगाड़ने में लगे हुए। रही बात विनेश की और इनके आने से, इसमें एक चीज जरूर होगी कि कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइंस जो यूथ है वो, और लड़कियां महिलाएं खास तौर पर, हरियाणा एक स्पोर्ट्स लविंग स्टेट है, तो जो यंगस्टर्स है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, सेकंड टाइम वोटर्स है, उनके ऊपर एक इंपैक्ट पड़ेगा। और उनको लेने के लिए बीजेपी के पास कोई नैरेटिव नहीं है, क्योंकि आपको पता है हरियाणा में बेरोजगारी की जो दर है, जो स्पोर्ट्समैन की जो हालत है, ओवरऑल जो अग्निवीर वाला मसला है, ये सारी बातें वो है जिससे यूथ इनसे कटा है। और यूथ ही इनकी बड़ी स्ट्रेंथ थी, क्योंकि उसको फुसलाना आसान होता है, यूथ को बहका बहुत जल्दी लेते हो, लेकिन जब यूथ अपनी पे आता है तो फिर वो जो करता है वो इस बार हरियाणा में होने वाला है। ऐसी सूरत हाल है। इन दोनों के आने से वो यूथ का नैरेटिव मजबूत होगा और कास्ट लाइन पे कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, वो इनके ट्रैप में आ ना जाए, ये बात। बिल्कुल, यूथ को भटकाना आसान है और हरियाणा में तो वाकई खूब भटकाया है, खूब भटकाया है। गोरक्षक बन के घूम रहे हैं। जुनैद, वारिस, अखलाक, हुसैन, अहमद, जब तक नाम होता था बड़ी तसल्ली होती थी। 2 दिन पहले ही नायब सिंह सैनी ने कहा था कि भाई कैसे रोकें, गांव में बहुत गौ माता बड़ा वो है, कनेक्ट है, जुड़ाव है उससे। अब वो ब्राह्मण बेटा बरहमी में पढ़ रहा था। जब आप बार-बार, ये मैं हर शो में कहता हूँ, रिपीटेशन इसलिए है कि कभी तो कान में घुसेगा। जब आप आग से खेलोगे तो यही होगा। चिंगारी का खेल बुरा होता है, बार-बार रिपीट करता हूँ, ये किसी और ने नहीं कहा था, इन्हीं लोगों के शिखर पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। चिंगारी का खेल बुरा होता है। तो युवाओं को हो सकता है कि कुछ सकारात्मक, सृजनात्मक दिखे। सृजनात्मक दिखेगा जब स्पोर्ट्स जो होता है वैसे ही सृजन का प्रतीक है। तो अगर स्पोर्ट्समैन आप देखोगे, बजरंग विनेश को आइडियल बनाओगे तो हो सकता है कुछ क्रिएटिव आपके दिमाग में आए, यूथ, भटका हुआ यूथ पटरी पे आए। रात के 1:30 बजे अवैध तमंचा लेकर के
घूमता नर्स रोड पे मिले। और बड़ा चौंकाने वाला, उस पर तो अलग से एक प्रोग्राम करना बनता है कि उसके पिता को बोला, जब उसका उस बच्चे का पिता मिलने गया जेल में, तो उस जो कौशिक था लड़का जिसने गोली चलाई, जो उन गोरक्षकों का लीडर था, उसने कहा कि हमसे गलती हो गई, माफी चाहते हैं, हमको लगा मुसलमान था, मुसलमान। इस पर मोदी शाह उसके इस बयान पर भी, ये ऑफिशियली मैं बता रहा हूं, ये खबर लग चुकी है, इस पर इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री तीनों को बयान देना चाहिए। ये जो सड़कों पर आतंकियों को खुला छोड़ रखा है गोरक्षकों के भेष में, इनको क्या खुली आजादी है कि मुसलमान देखे तो फायरिंग करें, अवैध तमंचे लेकर के, असलहे लेके घूमे। हरियाणा का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जितना भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा इस देश को बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो देश के को बचाने के लिए इस चुनाव में अपनी भागीदारी करिए। लोकतंत्र का पर्व है और पर्व नजदीक है, हर पर्व से बड़ा है, जोर शोर से करिए। और विनेश इस देश की प्राइड है, गर्व है, वो राजनीति में रहे न रहे, किसी पार्टी में रहे न रहे, हम पार्टी लाइन से अलग हट करके विनेश को देखते हैं, वो हमारे लिए गर्व है, इस देश की बेटी, वो गर्व का विषय है। वो राजनीति में भी आएगी तो स्वागत है, नहीं आती तो व्यक्तिगत रूप से हम लोग कहते थे राजनीति में ना आए तो अच्छा है, लेकिन अगर आती है तो भी स्वागत है। और उसके साथ मुझे लगता है कि हरियाणा के यूथ जुड़ेंगे भी। इजाजत दीजिए, हेमंत जी फिर मिलेंगे, हरियाणा में किसकी सरकार, और आपके साथ आगे इस पर चर्चा जारी रहेगी। देखते रहिए न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।